अध्याय 9, ये हमारी तीसरी यूनिट ही चल रही है अभी। अध्याय 8, 9 और 10 जो ये 3 यूनिट है वो पूर्ण रूप से सेल बायोलॉजी पर ही है। हमारा सेल बायोलॉजी अभी चल ही रहा है। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी में कोशिका जीवन की इकाई ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु। इसके लगभग 7 से 8 कक्षाएं रहेंगी। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो शरीर के पोषक तत्व होते हैं वो बनते कैसे हैं, कहाँ पर उनका निर्माण होता है, सभी जैव अणु। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर है हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, अध्याय 8। यहाँ पर हमारा जो सेल बायोलॉजी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 4th यूनिट रहेगी वो किसकी रहेगी, वो रहेगी हमारी बॉटनी की। ठीक है, एक यूनिट जूलॉजी की होती है क्लास 11th में, एक यूनिट बॉटनी की होगी। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली यूनिट है वो पूर्ण रूप से ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जूलॉजी का। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 9 है। क्या है, जैव अणु। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जैव अणु होते क्या है। तो जो जीव होते हैं वो पोषण के आधार पर कितने 2 प्रकार के होते हैं, पहले तो सजीव और दूसरे निर्जीव। ठीक है, वैसे ही जो अणु होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जो सजीव में आते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं, और जो निर्जीव में आते हैं वो होते हैं अकार्बनिक। तो पहले हम सब जीव देखेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला हो गया हमारा कौन सा, सजीव, और दूसरा हो गया हमारा निर्जीव। उसी प्रकार से ये जो जैव अणु होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सजीव में कौन आते हैं, कार्बनिक रसायन, इसमें कौन आते हैं निर्जीव में, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैव अणु की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जैव अणु की परिभाषा क्या होती है। ये है हमारा जैव अणु। जैव अणु होता क्या है, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव अणु क्या होता है। तो किसी भी कोशिका में लिखना, ये जैव अणु होता क्या है। तो किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी, किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक कणों को, सभी, आज पेन कहीं नहीं चलता है, किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक कणों को क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। कणों को जैव अणु कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ठीक है, जैव अणु क्या होते हैं, तो किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक कणों को क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ठीक है, जैव अणु होते क्या है, किसी भी कोशिका में सम्मिलित। हमने देखी है कोशिका कि कोशिका में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कोशिका में एक झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। सबसे पहले तो हो गई कोशिका झिल्ली। कोशिका के 3 मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, पहले तो हो गई हमारी कोशिका झिल्ली, उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म, और तीसरा आता है हमारा न्यूक्लियस। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये तो इसकी परत होती है। ये परत किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड की। कल हमने देखा था कि कोशिका की जो परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की, और लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में जितने भी ऑर्गन होते हैं सारे अधिकतर केंद्रक को छोड़कर, डीएनए यानी कि इसका कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को छोड़कर जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है,
तो ये जो कोशिका द्रव्य है, इसमें कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, और वो जो अंग होते हैं, प्रत्येक अंग किससे बने हुए होते हैं? कण से बने हुए होते हैं। जितने भी कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? जितने भी अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कोशिका झिल्ली, यानी कि कोशिका की मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ये। ठीक है, ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा? केंद्रक, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा केंद्रक। अब ये वाले जितने भी कण होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कण होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है? सभी कार्बनिक कणों को ही, ये जो सजीव आते हैं, कोशिका किसमें आती है? सजीव में आती है। सजीव में क्या आते हैं? कार्बनिक कण। लेकिन कुछ कोशिकाओं में अकार्बनिक कण भी होते हैं, जैसे कि जल एक अकार्बनिक कण होता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ होता है जल, क्योंकि जल निर्जीव में आता है, फिर भी हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है। कैल्शियम, यानी कि जो कार्बन आयन होते हैं वो भी किस में आते हैं? वो भी निर्जीव में आते हैं। तो वो अकार्बनिक है, वो भी अकार्बनिक पदार्थ है, लेकिन किस में आते हैं? कोशिका में आते हैं फिर भी। तो कोशिका यानी कि जैव अणु की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक कण, यानी कि जो जीवित कण होते हैं, जीवित पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं सभी, वो क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में सम्मिलित ये कोशिका द्रव्य होता है। किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में सभी कार्बनिक पदार्थों को जैव अणु कहते हैं। फिर एक होता है हमारा कोशिका पुल। कोशिका पुल, अब ये क्या होता है कोशिका पुल? ये भी देखते हैं। पहला तो हो गया हमारा जैव अणु, दूसरा हो गया हमारा कोशिका पुल। अब ये कोई कोशिका है, इसमें केंद्रक भी है, इसमें झिल्ली भी है, इसमें साइटोप्लाज्म भी है। अब कोशिका में क्या क्या होता है? किसी कोशिका में जल भी होता है, कैल्शियम आयन भी होते हैं, कार्बन आयन भी होते हैं, पोटेशियम आयन भी होते हैं। लेकिन ये जो पदार्थ है ये क्या होते हैं? ये निर्जीव है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो किसी भी कोशिका में सम्मिलित, एक और परिभाषा है यहाँ पर, ये किसकी है? ये तो जैव अणु की परिभाषा समझ में आ गई कि किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। अब कोशिका पुल क्या होता है ये देखते हैं कि किसी भी कोशिका में सम्मिलित किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक, इसमें अकार्बनिक भी आ गए, यानी कि निर्जीव भी आ गए, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कोशिका पुल बोलते हैं। मिश्रण को क्या कहते हैं? कोशिका पुल कहते हैं। कोशिका पुल कहते हैं, पुल कहते हैं। आया समझ में? एक तो हो गई है हमारी जैव अणु की। जैव अणु क्या होता है? तो किसी भी कोशिका में सम्मिलित सभी कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं। इसके बाद कोशिका पुल क्या होता है कि किसी भी कोशिका के अंदर सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कोशिका पुल बोलते हैं। जैसे कि इसमें अकार्बनिक पदार्थ हमारी कोशिका में होते हैं, जल भी होता है हमारी कोशिका में, कैल्शियम आयन भी होते हैं, पोटेशियम आयन भी होते हैं, आयरन भी होता है, कुछ तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो आयन कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं? अकार्बनिक रसायन होते हैं। ठीक है, तो वो किसमें आते हैं? कोशिका पुल में। तो ये हो गई जैव अणु की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कि जो जैव अणु होते हैं उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये हमने देख लिया है कि जैव अणु का विश्लेषण कैसे करें, या फिर सभी कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण कैसे करें। जैव अणु का विश्लेषण
विश्लेषण। उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे हम प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबॉलिज्म। द्वितीयक मेटाबॉलिज्म को और क्या बोलते हैं? उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? हमारे ऊर्जा का भंडारण, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा तेजी से ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में ही हम देखेंगे डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या? प्रोटीन। प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन के बाद प्रोटीन की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे वसा, यानी कि फैट और लिपिड। इसे लिपिड भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं, वसा भी बोलते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? ये हो गया हमारा पांचवा। फिर हम देखेंगे एंजाइम। एंजाइम की एंजाइम होते क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा जैव अणु का विश्लेषण, यानी कि जैव अणु प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय आज हम देखेंगे। कल हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में ही हम देखेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन, कि प्रोटीन बनता कैसे है, हमारी बॉडी में कैसे बनता है, कौन कौन से प्रोटीन हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, कौन कौन से प्रोटीन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फैट हमारी बॉडी में बनता कैसे है, किन किन चीजों से हमारी बॉडी में फैट बनता है, बढ़ता है, इसके हानिकारक दुष्प्रभाव भी क्या होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के भी प्रकार भी देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती रहती है। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे एंजाइमिक हो या फिर हार्मोनल हो, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। किसमें होते हैं? हमारी सेल में होते हैं, हमारी कोशिकाओं के अंदर होते हैं। सभी रासायनिक प्रक्रियाएं, जितने भी अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है? उपापचय अभिक्रियाएं, यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। आइए देखते हैं इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को। ये है हमारा अध्याय 9 जैव अणु। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा? प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयी पदार्थ, उपचय यानी कि उपापचय मेटाबॉलिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते क्या हैं। कोशिका में हर सेकेंड लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। अभी तक मैंने 1 सेकेंड बोला, इतने में मेरी कोशिकाओं में लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई है। मेरी कोशिकाओं में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, मेरी कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन भी हो रहा है, ऊर्जा का ग्लूकोज का दहन भी हो रहा है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं से बनने वाले छोटे छोटे रसायन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहती है यह परिभाषा? कि कोशिका में हर सेकंड लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इन्हीं अभिक्रियाओं से बनने वाले छोटे छोटे रसायन कहलाते हैं। इन अभिक्रियाओं से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे रसायन कहलाते हैं मेटाबॉलिट्स, उपचय पदार्थ। यानी कि ये जो हर सेकंड हमारी कोशिकाओं में कुछ ना कुछ रिएक्शन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिट्स कहलाते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी कि कोशिका में हर प्रत्येक, यानी कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उपचय अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि मेटाबॉलिक कहलाती है। ये जो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, जीवन चलाने वाले पदार्थ। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? जीवन चलाने वाले पदार्थ होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? सुरक्षा, रक्षा और विशेष गुण देने वाले पदार्थ होते हैं। दोनों प्रकार के मेटाबॉलिज्म होते हैं। पहला तो होता है प्राथमिक उपचय अभिक्रिया, यानी कि ये जीवन चलाने के लिए होती है, जैसे कि श्वसन, परिसंचरण, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इनमें भी क्या होती है? इनमें भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, नाइट्रोजन और अमोनिया का अवशिष्ट बाहर निकलता है, ठीक है।
इसके बाद सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये क्या होती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है और विशेष गुण देने वाले मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते क्या हैं। ये वे पदार्थ है जिनके बिना जीव का जीना संभव नहीं है। ये जो प्राथमिक मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। ये कोशिका के वर्धन यानी कि ग्रोथ, कोशिका की ग्रोथ यानी कि वृद्धि कैसे होगी, पोषण, न्यूट्रिशन और ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी में शामिल होते हैं। आए समझ में? कोशिका की वृद्धि होगी जब परिसंचरण होगा, श्वसन होगा और पाचन होगा। ठीक है, पोषण मिलेगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, ये सीधे शामिल होते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती है कि सभी जीवों में पाए जाते हैं। ये जो प्राथमिक मेटाबॉलिज्म होते हैं ये सभी जीवों में पाए जाते हैं। जीवन के लिए प्राथमिक मेटाबॉलिज्म अनिवार्य होते हैं, मात्रा में बहुत अधिक होते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं प्राथमिक मेटाबॉलिज्म, ये मात्रा में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मात्रा में बहुत अधिक होते हैं। मेटाबॉलिज्म में कोर पैथवे से जुड़े सीधे जीवन क्रियाओं में भाग लेते हैं। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के जो कोर होते हैं ये पाथवे से जुड़े हुए होते हैं और सीधे जीवन की अभिक्रियाओं में भाग ले लेते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म की पे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता है। जीवन जीने के लिए ये बहुत अनिवार्य होते हैं और सभी जीवों में होते हैं। ये क्या करते हैं? प्राथमिक मेटाबॉलिज्म कोशिका की वृद्धि, पोषण और ऊर्जा उत्पादन में शामिल होते हैं। सभी जीवों में पाए जाते हैं, जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये मात्रा में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के जो कोर होते हैं, कोर पाथवे से जुड़े सीधे जीवन की जो क्रियाएं होती है उनमें भाग ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या क्या होते हैं इनमें? देखो, कार्बोहाइड्रेट बनता है इन्हीं प्राथमिक मेटाबॉलिज्म से। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, राइबोज आरएनए का हिस्सा होता है, यानी कि जो राइबोज होता है वो भी आरएनए का हिस्सा होता है, और स्टार्च बनता है। ठीक है, ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन व अमीनो एसिड ये भी मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। कैसे? 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 तो होते हैं जो हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं, 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, इन्हें बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं। 10 जो अमीनो एसिड है वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इन्हें बाहर से नहीं लेना होता है। 10 क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 10 मेटाबॉलिज्म यानी 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम बाहर से लेते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में। ये जो 10 मेटाबॉलिज्म 10 जो अमीनो एसिड होते हैं वो अपनी बॉडी स्वयं बनाती रहती है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इनकी कमी नहीं होती है हमारे शरीर में, इनकी कमी होती है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड होते हैं, सभी एंजाइम जीव के वर्कर होते हैं, यानी कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो जीव के वर्कर होते हैं। वो भी किससे बनते हैं? मेटाबॉलिज्म से, न्यूक्लियोइड से, यानी कि एटीपी ऊर्जा की करेंसी होती है। न्यूक्लियोइड में क्या होते हैं? एटीपी का उत्पादन होता है। डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे कोशिका का केंद्रक होता है उसमें क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि उनकी इमारत होती है डीएनए और आरएनए की, क्या? न्यूक्लियस। और क्या होता है? एटीपी यानी कि ऊर्जा की करेंसी होती है। एटीपी का उत्पादन भी यहीं पर होता है, न्यूक्लियोइड में। लिपिड, फैटी एसिड, लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? और वसा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसे हम क्या बोलते हैं? वसा भी बोलते हैं, यानी कि फैटी एसिड, वसीय अम्ल। सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड होते हैं, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, संक्षेप में जो चीजें जीवन को जिंदा रखती है वे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में आती है। हमारे जीवन को जिंदा रखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि हमें जैसे ही ऊर्जा की कमी होती है तो हमारा शरीर थकने लगता है। उसके बाद प्रोटीन मात्रा में कम होता है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद न्यूक्लियोइड, यानी कि यहीं पर ऊर्जा बनती है। फिर लिपिड्स, यहीं पर वसा का निर्माण होता है। ये क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की जो झिल्ली होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की बनी हुई होती है और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये जो जीवन यानी कि इतनी जो चीजें होती हैं ये हमारे जीवन को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या कहलाती है? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। ये जीवन बचाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन को मजबूत और सुरक्षित और विशेष बनाने वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म
सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जीवन बचाने के लिए ये जरूरी नहीं होते। जीवन बचाने के लिए कौन जरूरी होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे जीवन बचाते हैं। ये क्या करते हैं? जीवन बचाने के लिए जरूरी नहीं होते हैं, फिर भी जीवन को मजबूत, सुरक्षित और विशेष बनाने वाले पदार्थ होते हैं। इसके बाद पौधों में विशेष रूप से बहुत पाए जाते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये पौधों में विशेष रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट स्पेशल कंपाउंड भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्लांट स्पेशल कंपाउंड भी कहते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती है इसमें? सभी जीवों में नहीं पाए जाते हैं। ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं ये सभी जीवों में नहीं पाए जाते हैं। सर्वाइवल के लिए जरूरी भी नहीं होते हैं, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होते हैं। रक्षा, सुगंध, स्वाद, रंग, आकर्षण में भूमिका, मात्रा कम लेकिन विविधता अधिक होती है। ये किस किस के लिए होते हैं? ये डिफेंस के लिए होते हैं, ये हमारी सुगंध के लिए होते हैं, स्वाद के लिए होते हैं, रंग, आकर्षण में भूमिका होती है इनकी। मात्रा में ये कम होते हैं लेकिन इनमें डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। अक्सर मेडिसिन प्रॉपर्टी रखते हैं। ये वाले जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये मेडिसिन प्रॉपर्टी रखते हैं। उत्पादन किस में होता है इनका? प्लांट स्पेशल होते हैं, ये पौधों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जीवन के लिए जरूरी नहीं होते हैं लेकिन जीवन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देखते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के मुख्य उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं अपन। पहला होता है हमारा क्षारक यानी कि एल्कलॉइड्स, ठीक है, यानी कि भस्म। ये पौधे की रक्षा ढाल होते हैं। मार्फिन, निकोटीन, कैफीन, क्वानिन, कोडीन, कोकिन, ये क्या, ये इतने पौधों में मिलने वाले क्या होते हैं? ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते लेकिन इनसे दवाइयां बनती है जीवन को मजबूत बनाने के लिए। दर्द निवारक होते हैं, कीटों से सुरक्षा होते हैं। सबसे पहले कि ये पौधे की सुरक्षा यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है पौधों का, कीटों से सुरक्षा करते हैं और मनुष्य के लिए क्या करते हैं? दर्द निवारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मार्फिन, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, कोडीन और कोकिन। ये क्या है? सभी ड्रग्स हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होती है लेकिन इनका यदि मेडिसिन के रूप में यूज किया जाए तो ये हानिकारक नहीं होती है, हार्मफुल नहीं होती है। पौधों की डिफेंस मैकेनिज्म होती है क्योंकि पौधों की सुरक्षा करती है। दूसरा होता है हमारा टर्पेनोइड्स। ये क्या होता है? टर्पेनोइड्स सुगंध, स्वाद और औषधि गुणों का आधार होता है टर्पेनोइड्स। उदाहरण के लिए मेंथोल, कपूर, एसेंशियल ऑयल, रबर और कोरिनोइड। ये क्या, इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो सुगंध, स्वाद और औषधि गुणों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये कौन कौन से? मेंथोल, कपूर और एसेंशियल ऑयल, रबर, कैरोटीनॉइड। ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तीसरा होता है हमारा पॉलीफेनॉल्स। ये क्या होता है? पॉलीफेनॉल्स रंग, एंटीऑक्सीडेंट और अल्ट्रावायलेट प्रोटीन में मदद करते हैं या फिर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। पौधों से मिलते हैं, ये जितनी भी ड्रग होती है ये पौधों से मिलती है। ये जितने पदार्थ होते हैं टर्पेनोइड्स ये पौधों से मिलते हैं और पॉलीफेनॉल्स ये भी क्या मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। रंग, एंटीऑक्सीडेंट और अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन में ये मदद करते हैं। इसके बाद उदाहरण के लिए क्या होते हैं? लिग्निन, टैनिन और फ्लेवोनोइड, करक्यूमिन। हल्दी का रंग जो पीला होता है वो भी इसी कारण होता है। किसके कारण? करक्यूमिन के कारण। ये भी किससे मिलती है? हमारे पौधों से। ठीक है, इसके बाद है आवश्यक तेल यानी कि एसेंशियल ऑयल। क्या होते हैं? उदाहरण के लिए नीलगिरी, तेल लौंग, तेल गुलाब की खुशबू और वनीला एसेंस। ये क्या होते हैं? ये उदाहरण होते हैं, ये भी हमें पौधों से मिलते हैं। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? कीटों से रक्षा में उपयोग किया जाता है। पोलिनेटर्स को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, कीटों से सुरक्षा करते हैं और पोलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए काम करते हैं। तो ये मिलते पौधों से हैं। जीवन जीने के लिए, हमारा जीवन ये बचाते नहीं है लेकिन जीवन को मजबूत करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कीटों से सुरक्षा किसने? नीलगिरी, तेल लौंग, ये सभी क्या है? आवश्यक तेल मिलते हैं किनसे? पौधों से। फिर है वनस्पति हमारा रंजक पिगमेंट। उदाहरण के लिए कौन कौन से? एंथोसाइनिन, ये लाल प्लस बैंगनी रंग होता है। फिर जेंथोफिल, पीला रंग होता है। बीटेलाइन, ये कौन सा? उसमें कोई कलर नहीं दिया है, रंगहीन होता है। तो ये हो गए हमारे वनस्पति रंजक। अब है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। इनकी विशेषताएं और इनमें अंतर देख लेते हैं या फिर तुलना देख लेते हैं। आवश्यक क्यों होते हैं? जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तभी हम मेडिसिन का यूज करते हैं।
रोज रोज तो मेडिसिन खाते नहीं है, इसलिए वो जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, वो हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए और जीवन को मजबूत बनाने के लिए सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद सभी जीवों में मिलते हैं कौन? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सभी जीवों में मिलते हैं, पाचन सभी जीवों में होता है, रेस्पिरेशन सभी जीवों में होता है, एक्सक्रीजन सभी जीवों में होता है। ये जो मेन तीन कारण पर और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो चार सिस्टम होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म, और इसमें नहीं होते हैं सभी जीवों में, ये नहीं होते हैं, सिर्फ पौधों में होते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? बहुत अधिक होती है, और इनकी मात्रा कम होती है। इनकी भूमिका क्या होती है? ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर में सहायता करते हैं। ये वृद्धि भी करते हैं, ये हमें एनर्जी भी देते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं, यानी कि जो कोशिकाएं मर जाती है वो पुनः जीवित भी हो जाती है। सुरक्षा करते हैं, सुगंध, रंग और औषधि गुण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, इनमें इनकी भूमिका होती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, एटीपी, एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एटीपी यानी कि न्यूक्लियोइड, एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद निकोटीन, मेंथोल और लिग्निन, ये क्या होते हैं? इनके उदाहरण होते हैं, ये औषधियों के लिए लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म क्या क्या होते हैं। अब मेटाबॉलिट से क्या होते हैं? कोशिका में बनने वाले सभी छोटे छोटे रसायन, यानी कि कोशिका में बनने वाले सभी छोटी छोटी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। प्राइमरी जीवन चलाने वाले सभी जीवों में पाए जाने वाले होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं? रक्षा, सुगंध, स्वाद, रंग और औषधीय गुण देने वाले मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो हमारे जीवन को मजबूत बनाते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, इनके बिना हमारा जीवन चल जाता है, ठीक है। फिर है प्राइमरी, जीवन की नींव होती है। सेकेंडरी जीवन की सुरक्षा प्लस खासियत होती है, ठीक है, ये जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है और एक विशेषता देती है कि हाँ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, लेकिन मेन क्या है? हमारे प्राइमरी। तो आज हमने देखा क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जैव अणु देखा है, आज हमने देखा है प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबॉलिज्म यानी कि उपचय अभिक्रियाएं, ठीक है। प्राइमरी में क्या है? कोशिका में हर सेकंड लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक्स कहलाते हैं। ये जो अभिक्रियाएं क्या करती है? छोटे छोटे रसायन उत्पन्न करती है। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी जीवन चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे सुरक्षा, रक्षा जैसे गुण देने वाले होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या आते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोइड और फैटी एसिड, ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी में क्या आते हैं? शराब यानी कि भस्मिक प्रकार के जो केमिकल आते हैं वो आते हैं। उसके बाद टर्पेनॉइड और पेलेनॉइड ये आते हैं। फिर हमने इसकी तुलना देखी है, तो ये है हमारा अध्याय 9। कल हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।